पाकिस्तान में सिखों के धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब के लिए बनाया गया विशेष गलियारा कल दोबारा खोल दिया गया। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत 14 लोगों का जत्था भी करतारपुर साहिब में हाजिरी के लिए, दर्शन के लिए निकला। चरणजीत सिंह चन्नी से पहले पंजाब और हरियाणा बीजेपी का भी एक जत्था आज ही करतारपुर साहिब के लिए निकला। कुल मिलाकर पंजाब की सारी सियासत इन दिनों पाकिस्तान में करतारपुर साहिब में सिमट गई है। इस दौड़ में अगर कोई पीछे रह गया है तो वो है नवजोत सिंह सिद्धू। प्रकाश पर्व से ठीक पहले बाबा नानक देव के दरबार तक सीधे हाजिरी की सौगात मिलते ही सिख समुदाय खुशी से झूम उठा है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो रहा है और फूलों की बरसात हो रही है। पंजाब और देश भर के सिखों की नुमाइंदगी करते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी आज गुरदासपुर बॉर्डर पार करके करतारपुर कॉरिडोर पर निकल पड़े दरबार साहिब में अरदास लगाने। लांघा खुलिया है, गुरु साहब का जन्मदिन भी है। मैं समूह संगतां नूं गुरु साहब के जन्मदिन दी बधाइयां दिंदा ते नाल बहुत बहुत मुबारकबाद कि जो साडियां अरदासां सीगियां पूरियां होईयां, लांघा दोबारे तो खुलिया। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं प्रधानमंत्री जी का ते होम मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करदा कि उन्होंने पंजाब सरकार की डिमांड ते ये पूरी की है। करतारपुर के सफर पर निकले चन्नी और उनकी कैबिनेट भक्ति भाव में सराबोर हैं, तो बीजेपी नेता भी दरबार साहिब में हाजिरी के लिए बेकरार हैं। मुख्यमंत्री के जत्थे से पहले ही पंजाब और हरियाणा के बीजेपी नेताओं का एक जत्था करतारपुर के लिए पाकिस्तान रवाना हो गया। जो मोदी जी ने काम किए हैं, इस सरकार ने किए हैं सिखों के लिए, वो कभी किसी ने यहाँ के सिख प्रधानमंत्री रहे, सिख राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भी नहीं किए। 1984 के जो नस्लकुशी थी उसका इंसाफ जो था वो मोदी जी की सरकार ने दिया। कोरोना के दौर में करीब 1.5 साल बंद रहने के बाद करतारपुर कॉरिडोर कल दोबारा खोला गया था। प्रकाश पर्व से पहले कॉरिडोर खोलने के लिए पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब बीजेपी के नेता तक सबने केंद्र सरकार से दरख्वास्त की थी। केंद्र सरकार ने सारी अपीलों के बाद सिखों और गुरु नानक देव के प्रति सम्मान भाव के ऐलान के साथ कॉरिडोर दोबारा खोलने का फैसला किया था। आज बाबा नानक जी ने सानू बुलावा दिता है और बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पंजाब के अमन लई, पंजाब की शांति लई, देश की खुशहाली दे लई, नतमस्तक होने दे लई करतारपुर साहब गुरुद्वारा के अंदर मत्था टेकन जा रहा है। असी धन्नवादी हाँ देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का। वैसे तो मामला शुद्ध तौर पर धार्मिक मामला है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में धार्मिक संदेशों का कितना महत्व है ये कहने की जरूरत नहीं। कृषि कानूनों पर साल भर से केंद्र सरकार को घेरे बैठे किसानों में ज्यादातर पंजाब हरियाणा के ही किसान हैं। पंजाब में चुनाव भी सिर पर है, लिहाजा सिख समुदाय को रिझाना और खुद को उसका सबसे बड़ा खैर ख्वाह साबित करना हर पार्टी का पहला मकसद है। वोटों की यही शक्ति भक्ति के रंग को और भी गाढ़ा कर देती है। लेकिन नानक नाम के प्रसाद में अगर कोई पीछे रह गया तो वो है पंजाब में सबसे आगे रहने की चाहत रखने वाले सिद्धू। आज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वाले जत्थे में सिद्धू शामिल नहीं है। आज सिर्फ 14 लोगों को जाने की इजाजत है। सिद्धू 20 नवंबर को तीसरे जत्थे में करतारपुर जाएंगे। माना जा रहा है कि सिद्धू को दर्शनों में हो रही देरी की बड़ी वजह 2019 की ये तस्वीरें हैं, जब इसी करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में मंत्री की हैसियत से पहुंचे सिद्धू पाकिस्तानी सेना प्रमुख के गले लिपट गए थे। दूसरी बड़ी वजह सीएम चन्नी की सियासी समझ भी है। चन्नी जानते हैं कि सिद्धू उनके साथ गए तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे सुर्खियों का केंद्र उनसे दूर होकर सिद्धू पर सिमट जाएगा। पंजाब की सियासत में खुद को साबित करने की फर्राटा दौड़ में लगे चन्नी ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। करतारपुर से बिशंबर बिट्टू, सत्येंद्र चौहान और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब करते हैं रुख राजधानी दिल्ली का, जहां अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए आज एक बड़े एक्शन प्लान को जारी किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडस्ट्रियल गंदगी, झुग्गियों, नालों और सीवर को साफ करने के साथ ही यह दावा भी ठोका है कि 2025 तक यमुना में डुबकी वो खुद भी लगाएंगे, यमुना साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली की हवा का जहर बरकरार है। हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। प्रदूषण के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तो अगले ही दिन केजरीवाल सरकार ने एक्शन का पिटारा खोल दिया। रातों रात साफ सफाई और प्रदूषण से निपटने का एक्शन प्लान तैयार हुआ और सुबह खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली वालों के सामने पेश कर दिया। केजरीवाल के प्लान की खास बातें कुछ ऐसी हैं: इंडस्ट्रियल कचरे पर नकेल, झुग्गियों की गंदगी सीवर से जोड़ना, गंदे नालों की बड़े स्तर पर सफाई, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना, यमुना की सफाई का अभियान। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक। हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नजर रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नजर रखूंगा। जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने यमुना की सफाई का टारगेट फरवरी 2025 तय किया है। यही वक्त दिल्ली में अगले विधानसभा चुनाव का है। इस साल छठ के मौके पर दिखी यमुना की इस बदरंग तस्वीरों से उनकी सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है। जाहिर है केजरीवाल अगले चुनाव के मौके पर अपना दामन बेदाग दिखाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें पिछले वादे याद दिला रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 7 वर्ष पहले 2013 में और फिर 2014 में, फिर 2015 में और उसके बाद 2017, 2019 और 20 में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने यही घोषणा की थी, यही दोहराया था कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, दिल्ली का हर नागरिक उसमें डुबकी लगाएगा। वैसे प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल का एक्शन और भी दिखा। दिल्ली नोएडा के जंक्शन पर सुबह सुबह लगा ये 5 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली सरकार ने जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी ट्रकों की एंट्री आज से बंद कर दी, लिहाजा ट्रकों की कतार लगने से सड़कों का दम घुट गया। कल ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कुछ और बड़े ऐलान किए थे। मसलन जरूरी सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री बंद, सरकारी निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, 1000 सीएनजी बसें सड़कों पर उतारना, 21 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक, वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच। तो अब केंद्र सरकार कह रहा है जी हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे, ठीक है जी, अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश कह दिया जी हम स्कूल नहीं बंद करेंगे जी, अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो इस अप्रोच के साथ जो बाहर का 70% पोल्यूशन है उसको नहीं रोका जा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि इसको लेकर के एक सीरियस एफर्ट किया जाए। दिल्ली के आसमान में पानी फेंकती ये मशीनें अब आम नजारा हो चली हैं। इसके बावजूद न तो प्रदूषण पर लगाम लग रही है, न प्रदूषण पर छिड़ी सियासत पर। उम्मीद की जानी चाहिए केजरीवाल के एक्शन प्लान से ही दिल्ली की सूरत कुछ बदले। दिल्ली से पंकज जैन, मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की हवा में कुछ सुधार है, लेकिन ये इतना नहीं कि इसे ठीक कहा जाए। जी हां, दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब है। सफर के मुताबिक दिल्ली की हवा का गुणवत्ता स्तर यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल आज सवेरे 362 था, कल ये 379 पर था। दिल्ली की हवा में जहरीले धुएं को देखते हुए कल कई कदम उठाने का ऐलान तो किया गया था, लेकिन इसका कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है।
कल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई थी। दिल्ली में स्कूल और कॉलेज अब बंद कर दिए गए हैं, निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दिया गया है। लेकिन आखिर इसका ग्राउंड जीरो पर कोई असर पड़ भी रहा है? इसका हमारे संवाददाताओं ने एक रियलिटी चेक किया। बात जब प्रदूषण की होती है तो आमतौर पर जिक्र सिर्फ दिल्ली का होता है, लेकिन दिल्ली के आसपास ही कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां प्रदूषण की मार कहीं ज्यादा है। अब आप नोएडा का ही उदाहरण ले लें। अभी हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि ये लगभग पूरी तरह एक सफेद चादर से ढका हुआ ये इमारतें नजर आ रही हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्रदूषण का जो असर है वो कम हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे कड़े दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद अलग अलग प्रशासनों ने, जिसमें नोएडा का प्रशासन भी शामिल है, उन्होंने भी अपने आदेश निकाले। स्कूलों को बंद किया गया है, जो वर्क फ्रॉम होम है सरकारी ऑफिसेज के लिए वो भी किया गया है, लेकिन उसका जो असर है प्रदूषण पर वो कम दिखाई पड़ रहा है। खास तौर पर जो PM 2.5 की मात्रा है वो अब भी काफी है हवा में। और अगर हम बात करें कि अलग अलग स्टेशन पे जहां पर प्रदूषण जांच किया जाता है, उसको मापा जाता है, उसकी तुलना अगर हम नोएडा के स्टेशनों से करें या गाजियाबाद के स्टेशन में करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ज्यादा प्रदूषण दिखाई पड़ रहा है। इस समय खास तौर पर जब हम बात आज की करते हैं तो हर जगह जो प्रदूषण का स्तर है वो खतरनाक स्तर में बना हुआ है। कुछ दिनों तक, कुछ देर तक ये वेरी पुअर कैटेगरी में था, लेकिन अब जा करके PM 2.5 दोबारा बढ़ने लग गया है। और दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बेहद ही सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट के नजदीक और तस्वीर आप देखिए, ट्रकों के माध्यम से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल प्रदूषण से निपटा जा सके। और न सिर्फ सड़कों पर छिड़काव हो रहा है बल्कि ये फॉगिंग मशीन जो आप देख रहे हैं, इस फॉगिंग मशीन के जरिए पूरी दिल्ली की जो पेड़ है वहां जमी हुई धूल को भी हटाया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए आप सामने, ये जो कृत्रिम बारिश हो रही है ये इस ट्रक के जरिए हमें दिल्ली के अलग अलग कोनों में देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये मशीन काम करती है। जो ऊपर स्मॉग गन लगी हुई है वो पेड़ पौधों पर मौजूद धूल के कणों को नष्ट करती है। सड़कों के किनारे जो धूल मौजूद होती है उसको हटाने का काम भी ये मशीन करती है। तो इस तरह की मशीनों का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली के भीतर 400 ऐसे टैंकर हैं जिन्हें अलग अलग मुख्य सड़कों पर तैनात किया गया है। अब हम आपको एक अहम बात और भी बता दें, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक देखिए, सुबह का वक्त है, लोग अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन सड़क पर इस वक्त जो ट्रैफिक होना चाहिए, गाड़ियों की तादाद होना चाहिए, वो बेहद कम है। रोजाना हम इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन आज गाड़ियों की संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले बेहद ही कम नजर आ रही है। दिल्ली की हवा दूषित है, प्रदूषित है। हम बात कर रहे हैं पॉल्यूटेंट लेवल जो दिल्ली की हवा में है, और अगर AQI इंडेक्स की बात करें तो 350 के करीब आज फिर दिल्ली की हवा पहुंच चुकी है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में होती है। हम खड़े हैं इस समय ITO पर और आपको दिखा दें क्या हाल है वेहिकुलर एमिशंस की तरफ से। पहले तो ये बता दें कि हालांकि संख्या कम हुई है व्हीकल्स की, जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे हम 2 पहिया चाहे हम 4 पहिया वाहनों की बात करें, लेकिन पॉल्यूशन जो है और पॉल्यूशन की जो चादर है वो अभी भी अपने में दिल्ली को समाये हुए है। ऐसी ही स्मॉग, ऐसी ही हेज हर जगह आपको देखने को मिलेगी जहां भी आप दिल्ली में नजरें दौड़ाएंगे। हालांकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने काफी सारे इमीडिएट मेजर्स जो हैं वो लागू किए हैं। एक वैसा मेजर जो हम दिखाना चाहेंगे वो है ये वाटर स्प्रिंकलिंग गन जो लगाई गई है ITO पे, और यही नहीं काफी और जगहों पर भी स्प्रिंकलिंग जो है, जो पानी का छिड़काव है वो जारी है, चाहे वो ट्रकों के माध्यम से हो या और कोई माध्यम से हो। लेकिन ये भी विफल रहा है पॉल्यूशन की मात्रा को कम करने में। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए 6 पॉइंट का एक्शन प्लान बनाया है। आज इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। उन्होंने लगे हाथ एक डेडलाइन भी बताई कि 2025 तक
यमुना नदी को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है जिसके जरिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नजर रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नजर रखूंगा। इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ होगी। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। यमुना नदी को पूरी तरह से साफ सुथरा करने के अरविंद केजरीवाल सरकार के प्लान को भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनावी स्टंट बताया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, जो आज उन्होंने दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी की सफाई की दोबारा से घोषणा की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 7 वर्ष पहले 2013 में और फिर 2014 में, फिर 2015 में और उसके बाद 2017, 2019 और 20 में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने यही घोषणा की थी, यही दोहराया था कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, दिल्ली का हर नागरिक उसमें डुबकी लगाएगा और वो लंदन की टेम्स नदी जैसी साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर दिल्ली की जनता से झूठ बोला है। आज फिर वो एक बार वादा दोहरा रहे हैं अपना, जो उन्होंने पिछले 6 साल में 6 बार वादा किया है कि दिल्ली की यमुना को वो साफ करके दिखाएंगे और अगले चुनाव से पहले उसको साफ करेंगे। जनता को जब जहरीला सांसें हम ले रहे हैं और हम जहरीला पानी पी रहे हैं, उस वक्त चुनावी पर्यटन में दिल्ली के मुख्यमंत्री गायब रहते हैं और एक बार फिर झूठा वादा जनता को बरगलाने के लिए वो फिर वो वादा कर रहे हैं कि हम यमुना को साफ करेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली वाले इस झूठ के प्रपंच को समझ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब वो दिल्ली वासी उसमें नहीं आएंगे और अब दिल्ली वालों को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर विश्वास है। नवंबर के पहले 15 दिनों में प्रदूषण ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों को जमकर सताया है, उन पर कहर बरपाया है। इससे पहले 2 हफ्तों में हुए बदलाव पर लोकल सर्कल के सर्वे में गंभीर परिणाम सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक नवंबर के दूसरे हफ्ते में प्रदूषण की वजह से डॉक्टर और अस्पताल जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2 गुनी तक हो गई है। प्रदूषण के असर से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोकल सर्कल के ताजा सर्वे में दावा किया गया है कि प्रदूषण के शिकार लोगों के डॉक्टर के पास जाने के केस नवंबर के पहले हफ्ते के मुकाबले दूसरे हफ्ते में 100% बढ़ गए हैं। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में 80% परिवारों पर प्रदूषण का प्रहार हुआ था, जबकि नवंबर के दूसरे हफ्ते तक 86% परिवारों पर प्रदूषण का अटैक हो चुका था। नवंबर के पहले हफ्ते में 22% परिवारों को डॉक्टर या अस्पताल जाना पड़ा था, जबकि नवंबर के दूसरे हफ्ते तक 44% परिवार डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगा चुके थे। लोकल सर्कल के सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के 25,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें से 62% पुरुष थे, जबकि 38% महिलाएं इसमें शामिल थीं। जब 200 से 300 के बीच में जाता है तो जो नॉर्मल इंसान हैं, जिनको नॉर्मल हेल्दी लोग हैं,
उनको बाहर स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, पर बाहर निकल सकते हैं अगर कोई काम है तो। जब 300 के ऊपर AQI जाता है तब तो किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइज, सैर करना, मैराथन करना, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब AQI लेवल 300 से ऊपर होता है, चाहे वो वल्नरेबल ग्रुप हो, चाहे नॉर्मल इंडिविजुअल हो जिसको कोई और हाई रिस्क फैक्टर नहीं है। 300 के ऊपर AQI है तो प्रदूषण का इफेक्ट हमारे लंग्स पे ही नहीं, सिर्फ पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली NCR में प्रदूषण से परेशान मरीजों के अस्पताल जाने के ज्यादा मामले सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली NCR के 59% परिवारों के एक या ज्यादा सदस्य गले में खराश, खांसी, कंजेस्शन, आंखों में जलन जैसी परेशानियों का शिकार हैं। 40% लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं 27% को सिर दर्द और नींद न आने की शिकायत है। यानी प्रदूषण का यह कहर लंबा होने से ज्यादातर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकल सर्कल के मुताबिक जिन 44% लोगों को डॉक्टर या अस्पताल में जाना पड़ा, उनमें से 33% लोगों को डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ा है। वहीं 11% डॉक्टर या अस्पताल का चक्कर लगा चुके हैं, जबकि 56% लोगों की सेहत पर प्रदूषण से असर तो हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी डॉक्टर या अस्पताल में विजिट नहीं किया है। एक तरफ ये कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है और कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट की सीवियरिटी को बढ़ा सकता है। कोई भी पोल्यूशन से इम्यून नहीं है। दरअसल एयर में हार्मफुल पॉल्यूटेंट और कैडमियम जैसे मेटल्स की मात्रा बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग में इरिटेशन क्रिएट करते हैं और उसके साथ ही आंखों में जलन, चेस्ट में टाइटनेस और गले में परेशानी होने लगती है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 दिनों के लॉकडाउन के सुझाव पर 48% लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, जबकि 52% लोग लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि किस कदर प्रदूषण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कहर बनकर टूट गया है। ऐसे में सामान्य जनजीवन को जारी रखने और आर्थिक गतिविधियों को चलाए रखने के लिए जरूरी है कि युद्ध स्तर पर इस समस्या का समाधान खोजा जाए। आदित्य के राणा, आज तक। आतंक के सफाई का सुपर प्लान तैयार हो चुका है। आतंकी और उनके हिमायतियों को चुन चुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि आम नागरिकों के चोले में आतंकवादियों का साथ देने वाले गद्दारों के साथ भी इस समय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सुरक्षा बलों ने आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स को जड़ से उखाड़ने की एक नई योजना तैयार की है। 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। कश्मीर में आतंक के शुभ चिंतकों के अच्छे दिन खत्म। कश्मीर में आतंक के समूल सफाई का फाइनल प्लान। कश्मीर में 2 साल की डेडलाइन, आतंक का काउंटडाउन। कश्मीर में न आतंकी बचेंगे, न आका, न रखवाला। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में डंके की चोट पर ऐलान कर आए। पाक परस्त जमात को उनकी मांद में घुसकर ललकार आए। आतंक के संपूर्ण सफाई का ऐलान कर आए। अब उन दावों वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने आतंकियों पर फाइनल वार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। एक तरफ आतंकवादियों के खात्मे को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में बड़े ऑपरेशन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों के सहयोगी यानी ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर के बड़ी तैयारी की जा रही है। कल गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद ये निर्देश दिए गए कि अलगाववादियों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर की चेन तोड़ने के लिए एनआईए बड़े ऑपरेशन करे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि एनआईए आने वाले दिनों में ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ बड़े ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुका है। श्रीनगर से दिल्ली तक आतंकियों की घेराबंदी का प्लान तैयार हो रहा है। बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में हुई है। पहले देखिए इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एनआईए के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी,
बीएसएफ के डीजी, आईबी के अफसर, गृह मंत्रालय के अफसर। ये बैठक करीब 1.25 घंटे चली, लेकिन इसमें जो प्लान बना वो आतंक की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी संगठनों की तर्ज पर ओवरग्राउंड वर्कर पर बड़ा शिकंजा कसने का प्लान तैयार हुआ है। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा एनआईए पर होगा। हाल ही में गिरफ्तार ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में एनआईए को कई साजिशों की जानकारी मिली है। एनआईए ने अब तक 27 आतंकी और उनके सपोर्टर ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। एनआईए के रडार पर इस समय ओवरग्राउंड वर्कर के कई रिंग लीडर्स हैं। ये भी पता चला है कि कई ओवरग्राउंड वर्कर के दूसरे राज्यों में भी संपर्क हैं। एनआईए अब पैन इंडिया आतंकियों के सहयोगियों पर शिकंजा कसेगी। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों की मदद करते हैं। वो उनको गाइड करते हैं, उनके बदले सर्विलेंस करते हैं, उनके बदले रिकॉनेसेंस करते हैं, उनके बदले उनको सेंचुरी देते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की मदद करते हैं, उनको खाद्यान्न देते हैं और उनके लिए तमाम काम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस देते हैं। लाजमी है कि जब ऑपरेशंस आतंकियों के साथ शुरू होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं घरों में होते हैं जहां पे हो सकता है कॉल सेंटर चल रहा हो, उनका आंख कार्ड का काम करते हैं, तो इसको देख जो नई एक रणनीति अपनाई है, इसमें जो आवाम है वो कई बार फंस जाती है। और खासकर जब पूर्व मुख्यमंत्री इनके साथ खड़ी होती दिखती है तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस आतंकी सोच को मारना निहायत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ओवरग्राउंड वर्कर क्या होते हैं और इन्हें दबोचना क्यों जरूरी है। ओवरग्राउंड वर्कर को हाइब्रिड आतंकी भी कहा जाता है। ये कभी आतंकी बन जाते हैं तो कभी आम नागरिक का चोला पहन लेते हैं। ये आतंकियों के बड़े मददगार हैं और हथियारों की सप्लाई चेन के मास्टरमाइंड होते हैं। इन ओवरग्राउंड वर्कर का रोल बेहद खतरनाक है। इनके बिना आतंकियों की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। ड्रोन, हाई ग्रेनेड, AK सीरीज की राइफल, एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों की सप्लाई इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए होती है। इसलिए इन्हें धराशायी करना जरूरी है और अब इनका अंत भी तय है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने की समय सीमा भी तय कर दी है, यानी 2 साल। जी हां, अगले 2 वर्षों में कश्मीर घाटी को दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से आजादी दिलाने का प्लान बना लिया गया है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि कश्मीर घाटी में अमन की राह में आने वाले किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादियों के पक्ष में खड़े कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, उनको भी एक सख्त पैगाम दिया जा रहा है कि आतंकवादियों के साथ भाईचारे की सियासत अब नहीं चलने वाली है। गोलियों से घिरे कश्मीर के ऐसे इलाकों की तस्वीर आपके ज़हन में पहले भी दर्ज होती रही है। आतंक से 2-2 हाथ की ऐसी जंग आप पहले भी देखते रहे हैं। ये कुलगाम की तस्वीरें हैं, जहां सुरक्षा बलों ने एक साथ 5 आतंकियों का फाइनल हिसाब किताब कर दिया और मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया। अफाक सिकंदर, TRF का टॉप कमांडर, शाकिर उर्फ अम्मार, हैदर उर्फ असलम टाइगर, इब्राहिम, 5वें आतंकी की शिनाख्त भी जारी है। इन आतंकियों का अंत हुआ सुरक्षा बलों के ढूंढो और ढेर करो वाले ऑपरेशन के तहत, जिसके जरिए अब आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने तो आतंक की सफाई की समय सीमा भी तय कर दी है। कानून व्यवस्था को लेकर के एक निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की सख्ती का सीधा मतलब है आतंक अब कतई बर्दाश्त नहीं, न ही उनके हिमायतों से ही कोई सहानुभूति होगी। कश्मीर में आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन ऑल आउट पहले से जारी है। अक्टूबर में तो कश्मीर में दहशतगर्दों पर सुरक्षा बलों ने कहर बरपा दिया है। जरा 3 महीने के आंकड़े पर गौर कीजिए। सितंबर में 10 आतंकी ढेर, अक्टूबर में 17 आतंकी मारे गए,
नवंबर में 5 आतंकियों का अंत हुआ। लगातार हो रहे प्रहारों से बिलबिलाए आतंकी कायराना हरकतों पर उतर आए हैं। गैर कश्मीर आम और गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उनकी ये साजिश भी चलने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उन नेताओं में से हैं जो आतंकवादियों से भाईचारे का नारा लगाती रहती हैं, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर सवाल उठाती रहती हैं। उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो एनकाउंटर में सिविलियंस को मार देते हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और आज वो तमाम फैमिली श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में डेड बॉडीज मांग रही है, लाशें मांग रही है और ये सरकार इतनी जालिम है कि मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती जैसी नेताओं को पुख्ता संदेश दे दिया कि आतंक पर मीठी बोली नहीं चलेगी। महबूबा के भाई पर ईडी का शिकंजा है तो खुद महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार कश्मीर में अमन के बयार बहाने की ठान चुकी है और अब इस रास्ते में कोई भी रोड़ा उसे मंजूर नहीं। बदलते कश्मीर की रंगत पूरी दुनिया देख रही है। डल झील की आबो हवा बदल चुकी है। लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। अमित शाह 370 की विदाई के बाद खुद कश्मीर जाकर भाईचारे का पैगाम दे आए हैं। मंदिरों की भूमि है, माँ वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। एक तरफ आतंक से दो हाथ तो दूसरी तरफ विकास का ब्लूप्रिंट। कश्मीर की कायापलट अब कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।